सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब हम शुरुआत करेंगे आपकी कक्षा 11 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 की क्लास 3। तो यदि आपने पिछली 2 क्लासों को ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने आपको विमाओं के बारे में पढ़ा था। इससे पिछली क्लास में हमने आपको कक्षा 11 की लगभग 42 भौतिक राशियों की विमाएं आपको हमने समझाई थी। तो आगे अब जो अगला टॉपिक है, क्योंकि आपने विमाएं कंप्लीट ली है, तो अगला जो टॉपिक है हमारे पास में वो आएगा विमाओं के उपयोग, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये मैं समझता हूँ कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आपके पास में यही है, विमाओं के उपयोग। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस अंग्रेजी में बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो विमाओं के उपयोग के बारे में आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और प्रत्येक उपयोग को बड़े ध्यान से समझना है। जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि विमाओं के कुल 3 उपयोग है। कितने उपयोग है इसके? 3 उपयोग। इसके या इनके लिख दो, 3 उपयोग है। कितने उपयोग भाई इनके? 3 उपयोग है। जो नंबर 1 है वो क्या है? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। ये बहुत अच्छा उपयोग है और इसका सवाल अक्सर पेपर में आता भी है। आपके एग्जाम में तो सवाल अवश्य आएगा, साथ साथ में कभी कभी कॉम्पिटिशन में भी आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो आप इस उपयोग को बहुत ही ध्यान से आपको ये उपयोग समझना है, क्योंकि उपयोग बहुत अच्छा है और इसके प्रत्येक बिंदु को बड़े ध्यान से आप देखना और समझना। तो इसके लिए हम क्या समझते हैं, देखो हम क्या मान लेते हैं, हल नहीं है ये तो पहले इसके हम आपको थ्योरी लिखवा देते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे है ना। तो हम मानते हैं कि माना किसी भौतिक राशि, कोई भी आप भौतिक राशि ले लो, कुछ भी मान लो। सपोज कीजिए आपके पास में जो भौतिक राशि है वो P है। जैसे कि भौतिक राशि आप बल भी होती है, बल को आप बोलते हैं, कार्य को W बोलते हैं, तो हमने P मान लिया है ना। तो उसके 2 अलग अलग पद्धतियों मानने की बात है, एक MKS है और एक CGS है, ऐसे मान लो, आप कुछ कर लो, अलग अलग पद्धतियों के लिए हमने माना कि आंकिक मान, कौन से मान भाई? आंकिक मान क्रमशः N1 व N2, ठीक है, तथा मात्रक U1 व U2 है। तब क्या होगा? देखिए, आपके पास में कोई भौतिक राशि P है, 2 अलग अलग पद्धतियों के लिए आपने जो आंकिक मान है वो माने हैं क्रमशः N1 व N2, और जो उनके मात्रक है वो U1 व U2। आप ऐसे समझ लीजिए इस चीज को, आंकिक मान और मात्रक का क्या मामला है। जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो अगर हम 5 मीटर बोल रहे हैं, समझ कीजिए हमने बोला है 5 मीटर, ये समझ कीजिए MKS में है, तो ये तो आंकिक मान है और ये मात्रक है। और यही CGS में होता तो क्या होता? 500 सेंटीमीटर, तो ये आंकिक मान होता और ये होता मात्रक। ठीक है ना, तो ये वो आंकिक मान की, ये N1 और N2 हो जाएगा और ये U1 और U2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। और वैसे जब हम आपको सवाल करवाएंगे तो तब बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कि क्या N1 है, क्या U1 है, क्या U2 है। ठीक है ना, तो तब क्या होगा? तो तब आपको पता है कि जो भौतिक राशि P होगी वो कैसे होगी कि N1 U1 के बराबर हो जाएगी N2 U2। और भौतिक और मात्रक हमेशा जो विमा में लिखते तो किसमें आता है? हमेशा बड़े कोष्टक में आता है, समझ? ठीक है ना। अब मान लीजिए कि माना P की विमा, किसकी विमा भाई? P की विमा, P मतलब ये भौतिक राशि P,
इसकी विमा सपोज कीजिए आपने मान ली कि m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, आपने मान लिया कि ये विमा है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो तब जब आप लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो पहली पद्धति के लिए यहाँ पर हो जाएगा m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c, ठीक है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर m2 यहाँ पर होगा m2 की पावर a, l2 की पावर b और t2 की पावर c। इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पर ये मीटर है तो उधर सेंटीमीटर है, इसलिए ये L1 है और वो L2 है, ठीक है ना। तो मतलब इस मात्रक को हमने विमा के रूप में लिख दिया है। तो आपको पहली को दूसरी में बदलना है, यानी कि आपको दूसरा ये निकालना होता है। तो तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो N2 के बराबर ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर N1, यहाँ पर क्या है M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई M2 की पावर b, L2 की पावर b और T2 की पावर c। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा N2 बराबर N1, आप सीधा समझिए कि M1 अपॉन में M2 की पावर हो गई है a दोनों की, और जो L1 अपॉन में L2 है इसकी पावर हो गई है b, और जो T1 अपॉन में T2 है इसकी पावर हो गई है c। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये होता क्या है। देखिए मेन तो इसका ये वाला फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है, ये सिर्फ इसकी थ्योरी है, आप लोग इसको याद करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ये फॉर्मूला आपको अवश्य याद करना है क्योंकि इसी की सहायता से आपके न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। तो इसलिए ये फॉर्मूला तो आपको बड़े ध्यान से समझना भी है और इसको आपको याद भी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कैसे है। मैंने फॉर्मूला ये सब तो आपको बताया कि U1 U2 क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं, ना ही कोई उपयोग है कहीं, सिर्फ उपयोग है इस फॉर्मूले का। यही फॉर्मूला आपको करवाएगा आपके सवाल। एक बहुत ही आसान सा सवाल मैं आपको बताता हूं इसका। आपके पास से सवाल हो गया कि एक न्यूटन को, न्यूटन ऐसे बनता है यार, को डाइन में बदलो। तो सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में कक्षा 11 में अक्सर आता है कि एक न्यूटन को डाइन में बदलो। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल में क्या लिखा है तो समझो कि आपको सवाल वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास में सवाल क्या है जी, एक न्यूटन को डाइन में बदलो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन किसका मात्रक होता है। आप सभी को पता होगा कि न्यूटन किसका मात्रक होता है भाई, बल का मात्रक। आप लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा है, और जब तक आप फिजिक्स कंप्लीट करेंगे तब तक तो आपके सभी मात्रक सभी चीजें आपके हाथों पर हो गई कि ये किसका मात्रक है, आपको तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब सवाल सोल्व करेंगे तो आप लोग कैसे करेंगे, देखिए यहां पर लिखना दिया है, क्या लिखना है यहाँ पर, दिया है न्यूटन किसका मात्रक है, बल का है, ये मात्रक है एमकेएस पद्धति का, और ये होता है सीजीएस पद्धति में, इसको डाइन बोलते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर और डेसीमीटर होता है ना, मीटर भी डेसीमीटर भी होता है, इस प्रकार से समझिए आप लोग, ठीक है ना। तो दिया गया आपको बल F इक्वल टू कितना दे रखा भाई, एक न्यूटन। मेरे से न्यूटन गलत क्यों बन रहा है, न्यूटन ऐसा बनता है। तो बल आपको कितना दे रखा है जी, एक न्यूटन दिया है आपको। तो आपको क्या दिया है जी, आपको दे रखा है बल एक न्यूटन। तो ये तो हो गया बल जी, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी विमा लिखनी है। क्या लिखनी है, बल की विमा। आपको पता होनी चाहिए कि क्या विमा होती है, क्या विमा होती है जी, एम एल टी की पावर -2, ठीक है।
अब क्या करना है, देखो इतना लिखने के बाद में सबसे पहले ये लिखना है कि दिया क्या है, फिर लिखना है कि जो आपको दिया है उसकी विमा क्या है। इतना लिखने के बाद में और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा तरीका है। इधर लिखिए पहली पद्धति और एक साइड में लिखिए दूसरी पद्धति, ठीक है। और एक आपको पता है कि एम के एस है और एक पता है कि आपको कौन सी है, सी जी एस है। जिसका पक्का पता तो लिख दो, नहीं तो इस चीज को आप नहीं भी लिखे हैं एम के सी जी एस को तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि कुछ सवाल साफ और क्लियर है, उसमें पता ही होता है कि एम के एस है सी जी एस है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना, इधर लिखेंगे आप लोग N1 और इधर लिखेंगे N2। तो N1 का मान क्या है इसमें, अब इसको बड़े ध्यान से समझना है कि N1 है क्या। N1 है आपके पास में जो इसके सामने अंकित मान लिखा हुआ है। कितना मान लिखा हुआ है, एक। कितना लिखा हुआ है, एक। यहाँ पर एक होता एक, 10 होता 10 होता, 20 होता 20 होता 20 आएगा, ठीक है। N2 दूसरी में क्या होगा हमें नहीं पता, वो हमें क्या करना है, निकालना है। अब फॉर्मूले में क्या क्या है, M1 भी है, L1 भी है और साथ में T1 भी है, क्योंकि इसमें की विमाओं में तीनों का उपयोग है तो आपको M1 L1 T1 तीनों ही लिखने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर M2 भी लिखना है, L2 भी लिखना है और साथ में K2 भी लिखना है, क्योंकि M L T तीनों आपके पास में है तो यहाँ पर ये तीनों 1 में भी आएंगे 2 में भी आएंगे। और M का मतलब क्या है यहाँ पे, द्रव्यमय यानी कि मास। मास यहाँ पर किस में है, K से पता चल रहा है किस में है जी, किलोग्राम में। और यहाँ पर किस में है जी, G से पता चल रहा है ग्राम में। सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान है किलोग्राम में और यहाँ पर किस में है, ग्राम में है। एल मतलब लंबाई, लंबाई किस में है जी, यहाँ पे एम से साफ साफ पता चला जी किस में है, मीटर में है। और इधर लंबाई किस में है जी, सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। टी, टी क्या है, समय। समय किस में है, एस फोर सेकेंड। और यहाँ पर भी समय किस में है जी, एस फोर सेकेंड। मुझे उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको ही समझ में आ गई होगी कि हमने N1 N2 कैसे लिखा है, M1 L1 T1 कैसे लिखा है और M2 L2 T2 भी कैसे लिखा और किस प्रकार से इनके ये मान लिखे गए। मान ये यहीं से आता है पद्धति से, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिए, किसी विमा में M और T होता तो खाली आप M और T का यूज करते, LT होता तो LT का यूज होता। वो डिपेंडेशन करेगा कि जो उसकी विमा होगी वही चीज L1 और T1 के या L2 या T2 के रूप में प्रयोग होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, यहाँ लगाइए सीधा इसलिए। क्या फॉर्मूला है जी, N2 बराबर N1, आगे क्या है M1 अपॉन में M2 की पावर A, और यहाँ पर L1 अपॉन में L2 की पावर B, और यहाँ पर क्या है जी T1 अपॉन में T2 की पावर C। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला चाहे यहाँ पे लिख दो, इसलिए सूत्र जो आपने इस्तेमाल किया है, ये सूत्र है आपका जो आप अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपने फॉर्मूला लिख दिया है, इस फॉर्मूले में अब आप अपने मान रखना स्टार्ट कर दीजिए। N2 तो आपको निकालना है तो N2 तो सेम आएगा। N1 कितना है, N1 ध्यान से देखिए कितना है N1 का मान, एक। कितना है N1 का मान, एक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक, ठीक है। अब M1 का मान कितना है यहाँ पर, kg मतलब किलोग्राम। कितना मान है जी, kg मतलब किलोग्राम। और M2 का मान कितना है जी, gm मतलब ग्राम। क्या है मान इसका, ग्राम की पावर A। अब A का मान क्या, A का मान यहाँ से मिलेगा, M की पावर कितनी है, एक है ना। जब आपको पावर ऊपर दिखाई नहीं दे रही है तो ऐसी स्थिति में हमेशा पावर एक होती है। जो गणित के बच्चे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि भाई पावर एक है, लेकिन हो सकता है कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उन्होंने कक्षा 9-10 में गणित नहीं पढ़ा हो तो उनको बड़ी दिक्कत वाली बात आएगी कि उनको पता नहीं होता कि यदि सिंपल x लिखा है तो इसका मतलब पावर एक ही होती है, ठीक है ना। किसकी पावर एक है, और एक पावर कभी भी नहीं लिखते हैं, वो पहले से अंडरस्टूड होती है कि ये पावर एक ही है, ठीक है ना। तो ये पावर कितनी है जिसकी, एक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी पावर है जिसकी, एक।
और ऐसे ही L1 का मान क्या है जी आपके पास में, इसका मान है मीटर, ठीक है। और जो L2 का मान है वो क्या है जी आपके पास में, सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, बी की पावर है, यहाँ से देख लो 1, ठीक है। ऐसे ही T1 का मान क्या है जी, सेकंड, क्या है T1 का मान, सेकंड। और इसका T2 का मान भी क्या है जी आपके पास में, मान सेकंड ही है। पावर कितनी है, -2, क्योंकि T की पावर कितनी है, -2 है, तो वहां पर भी आपका -2 ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। N2 आपके पास में सेम हो गया। इस एक को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक की गुणा करने से वैल्यू सेम ही आती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो, ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम है, मुझे ये बताइए आप लोग कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। आप सभी अपने घरों में ऐसी बात नहीं, दुकान पर भी जाते होंगे, कुछ सामान भी लाते होंगे, कहीं से चीनी खरीदी होगी, कहते होगी कि भैया आधा किलो चीनी दे दो, तो आधा किलो का मतलब कितना होता है, 500 ग्राम। तो इसी प्रकार से 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम। कितने ग्राम होते हैं जी, 1000 ग्राम। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यदि आप कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और यदि आपको ये नहीं पता कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम है, तो तब बड़ी दिक्कत वाली बात है। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। ये चीज़ तो हम बहुत पहले पढ़ लेते हैं, कक्षा 9-10 में, 9 में पढ़ लेते, 9 क्या 7-8 में भी है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो अपॉन में क्या है जी, ग्राम, और इसकी पावर 1 है, एक पावर लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है। तो अब देखिए यानी कि हमने किलो को ग्राम में बदल दिया। इसी प्रकार से आप कहेंगे जी हम क्या ग्राम को किलोग्राम में नहीं बदल सकते, बदल सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट इसलिए होगा क्योंकि जिनको मैथ्स के अच्छे रूल नहीं पता उनको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया कि ईजी तरीके से सीखिए, बाद में आप अपने हिसाब से टफ तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये तो आप रोज का काम है कि भैया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, डेली का काम है आपका। बताइए कितने होते हैं, सभी को पता है कितने होते हैं जी, 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में भी सेंटीमीटर। पावर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये भी सेकंड, ये भी सेकंड, इससे ये कैंसिल, बचा कितना 1, तो क्या बच गया जी 1 की पावर -2। हाँ, यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि सबकी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यही लाइन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस ग्राम से ग्राम कैंसिल, इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल, तो N2 बराबर यहाँ कितना बच गया जी 1000, और यहाँ कितना बच गया जी 100। अब 1 की पावर -2 है, इसका मान कितना आता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। जब मैंने क्लास में बच्चों से पूछा कि भैया 1 की पावर -2 का मान कितना आता है अपनी क्लास में, तो उसने कहा कि सर -2, और मुझे सुन के हंसी भी आई और दुख भी हुआ। दुख इस चीज़ का हुआ कि बच्चा कक्षा 11 में आ चुका है और उसको ये नहीं पता है कि 1 की पावर -2 का मान कितना आता है। ये बड़े दुख की बात थी। और हो सकता है कि आप में से भी ऐसे बहुत होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि 1 की पावर -2 का मान कितना होता है, और बहुत ऐसे भी है। मुझे पता है कि बहुत आप लोगों में से ऐसे बच्चे हैं कि उनको पता है कि 1 की पावर -2 का मान कितना होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता है कि 1 की पावर -2 का मान कितना होता है। मैंने जब सुना कि -2 है तो मुझे सोच के बड़ा दुख हुआ कि यार आप कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि 1 की पावर -2 का मान कितना होता है। तो 1 की पावर -2 का मान कितना होता है, देखिए पहले एक बात समझ लीजिए। अगर कहीं पर 1 की पावर n है ना, n का मतलब चाहे n का मान 10, 20, 50, 100, -100, +100, 20 माइनस में हो, प्लस में हो, किसी में भी हो, तो 1 की पावर n का मान हमेशा 1 ही होता है। इस बात को हमेशा याद रखना कि 1 की पावर n, और n का मतलब क्या है, चाहे यहाँ पर 10 हो, चाहे यहाँ पर 20 हो, 50 हो, 100 हो, माइनस का हो, प्लस का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि 1 की पावर है तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। और कभी भी
ये गलती मत कर देना कि 1 की पावर -2 है तो उसको -2 भूल कर भी मत लिख देना, क्योंकि 1 की पावर चाहे कितनी भी कर दी जाए हमेशा 1 ही आता है, ठीक है ना। तो कितना आता है जिसका मान 1 ही आएगा, 1 की पावर -2 तो इसका मान कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो n2 बराबर, अब इसकी गुणा करिए जी, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसकी होगी तो 3 और 2 5, कितनी जीरो हो जी आपके पास में, 3 और 2 5 जीरो है जी, यानी कि आपके पास में आ गया टोटल 1,00,000 है, ठीक है ना। तो n2, अब देखिए इस चीज को फिजिक्स में ऐसे भी लिखते हैं 10 की पावर 5, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये 1 के पीछे 5 जीरो है तो इसका मतलब इसको हम 10 की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये फिजिक्स का नियम है कि यदि 1 के पीछे जितने भी जीरो हो उसको उतनी ही पावर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यह होता है 10 की पावर 5, क्योंकि 1 के पीछे 5 जीरो है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपने फाइनली आपको n2 का मान निकालना था, वो आपने निकाल दिया है। तो बस लास्ट में एक चीज और लिखनी है, अतः करके, अतः जो फाइनली माना है तो क्या है आपके पास में, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाई। भैया न्यूटन में ना बड़े ऊ की मात्रा ही आती है, मैं छोटे ऊ की गलत लगा रहा हूँ, जहाँ भी लगाई तो गलत लगाई मैंने, ठीक है। ये थोड़ा सा हिंदी शुद्ध लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बच्चे हमेशा शुद्ध लिखें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर आपका ये आंसर भी आ गया है कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है ना। ये सवाल बहुत अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से इन सवालों को सीखने की शुरुआत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपने अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, सभी के सभी बच्चे। वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए, चाहे जैसे भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस सवाल का पहले नोट कर लीजिए। आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने एक सवाल लिखा है कि एक जूल को अर्ग में बदलो, ठीक है ना। जूल यहाँ पर किसका मात्रक होता है, कार्य का या फिर ऊर्जा का मात्रक है, और आपको ये किससे बदलना है, अर्ग में, यानी कि आपको MKS पद्धति को CGS में ही बदलना है, ठीक है ना। तो ये सेम सवाल आपका इसी प्रकार से हल होगा जैसे आपने अभी पिछला सवाल किया है, न्यूटन को डाइन में बदलने वाला। तो ये सवाल आप घर से करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर बहुत अच्छे से निकालेंगे, और मुझे इसका आंसर निकाल करके आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये उम्मीद है कि मुझे कि आप लोग इस सवाल को बड़े ध्यान से करेंगे, और इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। इससे जो अगला सवाल है, 2 सवाल आपके हो चुके हैं, नंबर 3 सवाल, यदि हाँ गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तब यदि लंबाई को उसने लिख दिया भैया किलोमीटर में, किसमें नाप है जी, किलोमीटर, तथा समय को MIN मतलब मिनट में, ठीक है, मापा जाए, तो G का मान ज्ञात करो। ये बहुत अच्छा सवाल है, एक बार एक कॉम्पिटिशन में भी आ रखा था ये सवाल है कि यदि आपके पास में गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और लंबाई आपने किस में कर दी है, किलोमीटर में, और समय आपने किस में करता है, मिनट में, तो आप हमें बताइए कि G का मान तब कितना आएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और उम्मीद है कि ये सवाल आप जैसे समझेंगे तो आप बहुत सारे अन्य सवाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जब सवाल करेंगे तो सबसे पहले ये लिखेंगे, दिया है जो नियम है ना, G बराबर कितना है जी, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे आगे आप लिख दीजिए चाहे, हाँ
क्या नाम है इसका, गुरुत्वीय। वैसे भी उसमें लिखा हुआ ऑलरेडी है ये, लेकिन आप लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसके बाद में जो आपको दिया गया था उसकी आप क्या लिखते हैं, विमा। तो अब लिखिए आप लोग जी की विमा। तो जी की विमा क्या होती है जी, एल टी की पावर माइनस 2। जैसे जैसे हमने आपको समझा था सेम उसी नियम से चलना है कि जी की विमा क्या है आपके पास में, एल टी की पावर माइनस 2। अब नियम के अनुसार इधर क्या आएगा आपके पास में, पहली पद्धति, और इधर क्या आएगा आपके पास में, और दूसरी पद्धति, ठीक है। इसमें आपको एम के सीरीज नहीं लिखना है क्योंकि इस बार पैमाने बदल दिए गए हैं, और जब पैमाने बदल देते हैं तो तब आपको एम के सीरीज नहीं लिखना होता है, ठीक है ना। तो नियम वही है, इधर क्या आएगा N1, इधर क्या आएगा N2, इधर क्या आएगा L1, इधर क्या आएगा L2, इधर क्या आएगा T1, इधर क्या आएगा T2। और आप समझ गए होंगे कि इसमें M नहीं आएगा क्योंकि विमा में भी M नहीं है, ठीक है ना। तो N1 की वैल्यू कितनी है, ये रही जी आपके पास में 9.8, और L1 किसमें नपना है जी लंबाई, ऑलरेडी रखा है क्या है जी, मीटर है। और इसमें ये किसमें नपना है जी, ये तो आपको निकालना ही है। L2 किसमें नपना है जी, ये दे रखा जिसने, किसमें बोला जिसने, किलोमीटर में। और ये T1 किसमें नपना है जी, यहाँ पर किसमें है, सेकंड में है, लेकिन यहाँ पर किसमें है, मिनट में है। तो ये जो मान है आपने कहाँ से लिखे, आप समझ गए होंगे कि ये तो आपको दे रखे हैं और इसमें आपको ज्ञात करना है, ये किलोमीटर है और ये मिनट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपने अभी मान लिखे हैं। अब जो आप लोगों का फॉर्मूला है, जरा उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए। क्या है सूत्र बताइए, बताइए। हाँ हाँ, क्या बोला आपने, N2 बराबर N1, और यहाँ पर क्या आएगा L1 अपॉन L2 की पावर A, और यहाँ पर T1 अपॉन में T2 की पावर B। इसमें M नहीं आएगा क्योंकि आपकी विभव में भी M नहीं है, तो आपको M इसमें आने का कोई सवाल भी नहीं बनता है, ठीक है ना। अब आप इसमें मान रखिए आपके, ठीक है। तो N2 बराबर क्या आएगा बोलो, N1। N1 की वैल्यू कितनी है जी, 9.8, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या है जी, ये आ गई जी आपके पास में, क्या है, मीटर। और इसकी वैल्यू कितनी है जी, L2 की, कहाँ है भैया, और आ जी क्या है जी आपके पास में, किलोमीटर। और ए का मान कितना है जी, ये तो दिखा देगा आपको, सीधा ए का मान है, एक लिखिए। T1 की वैल्यू क्या है जी, अच्छा सेकंड है, गुड। और यहाँ पर T2 की वैल्यू क्या है जी, मिनट है, क्या वैल्यू है, मिनट है। और पावर कितनी है यहाँ पर, -2। कितनी पावर है, -2। ये बताइए कि यहाँ तक जो आपने मान लिखे हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं। N2 बराबर ये हो गया 9.8। मीटर को आप सेम रखिए, यहाँ पर किलोमीटर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो बताइए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, सेम वही ग्राम वाला सवाल है। कितने होंगे जी, 1000। कितने होंगे जी, 1000 मीटर। पावर एक है तो एक लिखने की आपको आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए आपको क्या यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड, नीचे क्या है, मिनट है। तो बताइए कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है। अरे वाह, ये तो सभी को पता है, बड़ा आसान सवाल पूछ लिया। कितनी होती है, 60। कितनी होती है भैया, 60 सेकंड, ठीक है। तो पावर कितनी है जी, -2। इससे ये कैंसिल, एक बचा, इससे ये कैंसिल, एक बचा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी, क्लियर, ठीक है। तो N2 बराबर 9.8, ये बच गया जी 1/1000, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा है जी, दो ब्रैकेट में है जी 1/60 की पावर -2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब आगे आने वाला है मजा इस कैलकुलेशन को करने में। 9.8 अपॉन में आ गया है 1000 गुणा
वन अपॉन, देखो इसकी मल्टीप्लाई एक में होगी तो 9.8 ही आएगा, और यहाँ पे अपॉन में कितना है आपके 1000 है ना, क्योंकि जब 9.8 की गुणा एक में होगी तो वो 9.8 ही आता है। अपॉन में कितना 1000, गुणा में कितना 1/60⁻²। अब -2 वाले को कैसे सोल्व करें, जिसकी पावर -2 है इसको क्या, अगर ये प्लस की 2 होती तो सिंपल सा सवाल था कि इसके एक को एक की पावर 1 आता और 60×60 ले लेते, लेकिन माइनस वाले का क्या करें, ये बड़ा अच्छा है। क्योंकि अब देखो जो मैं आपको समझाऊंगा इसको बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आगे चल के फिजिक्स में बहुत बार यूज होने वाला है। अगर सिर्फ एक बार यूज होता तो अलग बात थी, क्योंकि जब फिजिक्स आप पढ़ेंगे आगे चल के तो इस वाले पॉइंट का जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ कम से कम पूरी फिजिक्स में हर एक न्यूमेरिकल में ये आ ही जाएगा, चाहे वो कक्षा 11 की फिजिक्स हो और चाहे वो कक्षा 12 की फिजिक्स हो। तो इसलिए इस तरीके को बहुत ध्यान से समझ लेना। जो बच्चे मैथ वाले, कुछ बच्चे ऐसी बात नहीं एडवांस भी हमारे पास में, उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा कि भैया ये क्या है क्या नहीं है, और उन्होंने तो सोल्व भी कर दिया होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बच्चे पढ़ने वाले 3 प्रकार के होते हैं। चलो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सवाल तो मैं सोल्व करवा ही दूंगा, इसको आपको पूरा ही करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सवाल बीच में छोड़ेंगे। लेकिन आज थोड़े से आपको एक ज्ञान का टिप्स दूंगा, ठीक है, इसको समझना है आपको। टिप्स क्या दूंगा कि पढ़ने वाले बच्चे 3 प्रकार के होते हैं, और कुछ ने तो कह दिया होगा प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष इस टाइप से करके, नहीं, मेरा अपना फंडा सुनिए कि वो 3 प्रकार कौन से हैं, ठीक है। तो सवाल को नहीं छोड़ूंगा मैं। नंबर 1 को मैं बोलता हूँ, ये लिख रखा जी मैंने, रबड़िया। क्या लिखता हूँ मैं इसको, रबड़िया। और नंबर 2 है आपके पास में चमड़िया, और नंबर 3 है बांसिया। बड़े ही मजाकिया टाइप के नाम हैं, रबड़िया, चमड़िया, और एक है आपके पास में बांसिया। 3 प्रकार के मैंने बच्चे बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, एक रबड़ वाला, रबड़िया, और एक चमड़िया, और एक कौन सा बांसिया। और वास्तव में 3 ही प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। अब मेरे जीवन के अनुभव में तो मैंने ये दिखा है, 15 साल की टीचिंग में मुझे इतना पता है कि ये 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। तो अब मैं समझाता हूँ कि इनकी खासियत क्या क्या होती है। रबड़िया नंबर 1 कौन सा है जी, रबड़िया। इसके नाम में ही छुपा है रबड़। रबड़ जानते हैं ना, अरे जानते होंगे रबड़, आप लोगों को पता भी होगा। जो हम जब कक्षा 5 तक पढ़े थे, पेंसिल से लिखते थे तो उससे साफ करते थे, समझ गए ना, रबड़ होती है। इरेजर बोलते हैं अंग्रेजी में, इरेजर, है ना। तो रबड़ आप लोगों ने देखिए, समझ कीजिए रबड़ है, ठीक है। तो आप एक काम करिए कि रबड़ में कील घुसाइए। रबड़ में क्या करिए, कील घुसा दीजिए। कील घुसाई, घुस गई कील। तो अब कील घुसाने के बाद में कील बाहर निकाल लीजिए। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि जो रबड़ में कील घुसाने से छेद हुआ था, तो जैसे ही कील बाहर निकाल ली गई तो वो छेद क्या हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस चीज का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक टीचर समझा रहा है तब तक तो समझ में आ रहा है भैया कि हाँ भैया क्या क्या बता रहा है, लेकिन जैसे ही टीचर गया, समझो दिमाग के फाटक बंद, तब फिर कुछ समझ में नहीं आता कि क्या तो पढ़ाया क्या नहीं, सब कुछ खत्म है मामला। तो भैया नंबर 1 तो है आपके पास में ये वाला, ठीक है ना। तो रबड़िया का मतलब समझ गए होगे कि शायद सबसे लो क्वालिटी का स्टूडेंट मानूंगा मैं इसको। खैर लो क्वालिटी का कोई नहीं होता, एक बात ये भी याद रखना, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को खास बनाया है, बस अपने आप को निखारने की आवश्यकता है, इतनी सी बात है। तो खैर कोई बात नहीं, तो ये क्या है, रबड़िया है। अब नंबर 2 समझ लीजिए, आपको कौन सा बताया मैंने, चमड़िया। चमड़िए से आप इसको चमड़े से ले लीजिए, सभी बेल्ट पहनते हैं चमड़े की, सबको पता है। तो चमड़े की बेल्ट में पता ना कि जब टाई नहीं आती तो उसमें छेद करते हैं, कैसे करते हैं,
चमड़े की बैट ली, उसमें कील घुसाते हैं तो क्या होता है बताओ। जैसे हमने कील घुसाई, कील बाहर निकाली, तो क्या छेद बंद हो जाएगा? नहीं होता ना। क्या होता है कि वो छेद उतना का उतना ही रह जाता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर ने जितना समझा दिया उतना तो समझ में आ ही जाता है, बाकी कुछ समझ में आया ना आए, लेकिन हाँ ये है कि जितना हमें टीचर ने समझा दिया उतनी तो बात हमें समझ में आ ही जाती है। अब नंबर 3, ये बड़े कमाल का है, बासिया। कौन सा है भैया? बासिया। तो आप सभी ने बांस देखा है? बांस, नॉर्मली बांस के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ऐसी बात नहीं। बांस के कई प्रकार के तो आजकल बर्तन भी बनाए जा रहे हैं, बोतल भी बनती है बांस बांस की, ठीक है ना। तो खैर बांस देखा आपने? तो बांस में कील घुसा करके देखो, क्या करो, बांस में कील घुसाओ तो क्या होगा। जैसे आप लोग कील घुसाएंगे तो बांस क्या होता है, फट जाता है, इधर से भी इधर से भी फट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि टीचर ने जितना समझा दिया उतना तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन उससे संबंधित जो सवाल होते हैं वो उनको भी अपने आप ही हल कर लेते हैं। तो यही पहचान है रबड़िया और बासिया की। तो अब आपको समझना है कि आप इन तीनों में से किस स्तर पर खड़े हो, कि आप ये हो, ये हो या फिर ये हो। अब आगे से हमेशा याद रखना कि मैंने स्टूडेंट थे कौन कौन से प्रकार बताए थे, और मुझे लगता है कि ये आपको ज़िंदगी भर याद भी रहेगा, क्योंकि थोड़े मजाकिए से नाम है, लेकिन वास्तव में एक असली निष्कर्ष है कि बच्चे वास्तव में किस प्रकार के होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर कोई इस लेवल पर है तो वो इस पर जाने की कोशिश करो, और यदि इस लेवल पर है तो इस पर जाने की कोशिश है, और यदि आप ऑलरेडी इस लेवल पर है तो अपने आप को और अच्छा निखारिए। बस इतना कहूँगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये थोड़ा सा बीच में 5 मिनट के भले ही क्या नाम थोड़ी सी फालतू की बातें होगी, लेकिन ये फालतू की बातें नहीं है, ये आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं आगे चल के भविष्य में। अभी आप भले छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं, अब तो आप किशोर अवस्था में पहुंच चुके हैं, आगे चल के आपके बच्चे होंगे, बड़े होंगे, या आपके भाई बहन होंगे, तो आप उनको भी ये चीज़ें समझाएंगे। तो आप बच्चे का स्तर अवश्य देख ले कि बच्चा किस स्तर का है। खैर, तो अब हम अपने इस पॉइंट पर आते हैं जहाँ पर हम थे। तो 1/60 की पावर -2 को कैसे हल किया जाएगा। ये बड़े अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा सवाल भी है कि 1/60 की पावर -2 को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए, मैं इसको आपको एक ट्रिक बताऊंगा। चमड़िया टाइप वाले बच्चों को तो पता है कि कैसे सोल्व होता है, तुरंत कर देंगे। और हो सकता है कि रबड़िया और बांसिया को पता है, रबड़िया चमड़िया को शायद नहीं पता हो, उनको बताते हैं कैसे करना। तो आप एक काम करिए, जो भी अंदर संख्या है उसको बदल दो, उसको क्या कर दो, उल्टा, यानी कि 60 ऊपर कर दो और एक नीचे कर दो। क्या कर दो, 60 ऊपर और एक नीचे। तो जो पावर माइनस की है वो अपने आप ही प्लस की हो जाती है। ये नियम है, गणित का नियम है कि पता होगा कि अगर आप संख्या नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर प्लस की हो जाएगी, प्लस की माइनस की, तो वही सेम बस आपने अंदर किया है, ठीक है ना। तो जैसे ही अंदर की संख्या आप पलट देंगे तो माइनस की पावर अपने आप प्लस की हो जाएगी, और यदि फिर से उल्टा करेंगे तो फिर से माइनस की हो जाएगी। सीधी सी बात है, ये सिंपल सा एक गणित का नियम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो ठीक है, तो एंटो बराबर कितना होगा जी, 9.8 इंटू ये हो गया 60 × 60 और अपॉन में 1000। इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। तो अब इसकी गुणा कर लीजिए, 6 × 36 और 36 की करिए आप लोग 9.8 में, तो मुझे बताइए कितना आता है। कितना आ रहा है जी, 353, इतना आ रहा होगा, है ना, 3530, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, 3530 नहीं, पूरा 353 आ रहा होगा, क्योंकि एक पॉइंट भी था है तो उससे वो जीरो खत्म हो जाएगी अपने आप, ठीक है ना। 36 गुणा जब 9.8 करेंगे, ठीक है। और अपॉन में कितना है भाई, 10, 10 हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ पर आएगी, आपको पता ही है, ये आएगी इस स्थान पर 35.3। तो सीधा एंटू का मान निकल गया ना आपके पास में, ये तो आपको निकालना था। और बस लास्ट में एक चीज़ और लिखनी है, अतः करके, वो पक्का लिखना भाई, इसको मत भूलना। जी बराबर मान कितना आया जी, 35.3 और किलोमीटर,
जहाँ मीटर था वहाँ पर क्या लिखेगा, किलोमीटर, और जहाँ सेकंड था वहाँ पर क्या लिखेगा, मिनट का स्क्वायर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो कंपटीशन के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगली क्लास में हम इससे और अच्छे थोड़े से हार्ड सवाल करवाएंगे इसी पहले उपयोग के, और कल को हम शायद इसका दूसरा उपयोग भी आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और अगली क्लास में हम आपको करवाएंगे। साथ ही बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपको इसमें क्या अच्छा लगा है हमें कमेंट में अवश्य बताइए। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, और एक रिक्वेस्ट और है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अर्थात जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो आपके परिचित हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आप उनके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। ये हम समझेंगे कि अगर आपने इतना काम किया तो आपने हमें दक्षिणा दे दी है। बस, धन्यवाद।